अप्रैल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग क्रूरता और मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने हमेशा के लिए ब्रिटिशर्स के चरित्र पर एक काला दाग लगा दिया। उस दिन वहां हजारों लोग शांतिपूर्ण विरोध के लिए इकट्ठा हुए थे। शाम ढल रही थी कि तभी अंग्रेज अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सिपाहियों के साथ यहां आ पहुंचा और बिना कोई चेतावनी दिए शांति से प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। पूरा वातावरण गोलियों की तड़तड़ाहट और लोगों की चीख पुकार से गूंज उठा। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। किसी के सीने में गोली लगी तो किसी का सिर फट गया। कोई भीड़ में कुचला गया तो किसी ने जान बचाने के लिए वहां मौजूद कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन वहां भी मौत उनका इंतजार कर रही थी। केवल उस कुएं में दम घुटने से 120 लोगों की मौत हो गई। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग का गेट भी बंद करवा दिया था ताकि कोई बचकर बाहर ना भाग सके। जो लोग दीवार पर चढ़कर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी गोलियों से भून दिया गया। एक के ऊपर एक 10 से 12 शवों का अंबार लगता चला गया। पूरे 10 मिनट तक निहत्थे लोगों पर नॉन स्टॉप गोलियां चलती रही। 10 मिनट बाद जब गोलीबारी थमी तो 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे, जबकि इससे 2 गुना ज्यादा लोग गोलियों और भगदड़ के शिकार होकर बुरी तरह से घायल हो चुके थे। इसके बाद अंग्रेजों ने घायलों का इलाज नहीं होने दिया और 1000 से ज्यादा लोगों की लाशों को पूरी रात गिद्धों के खाने के लिए छोड़ दिया। ये वो दिन था जो हर भारतीय को सदियों के लिए एक गहरा जख्म दे गया। ये सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, बल्कि आजादी के संघर्ष में एक ऐसा जख्म था जो कभी नहीं भरा। इस मैसेकर ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। क्रांति की आग भड़क उठी। लोग अंग्रेजों की नौकरी छोड़ने लगे। कईयों ने अपने तमगे लौटा दिए। इसी बीच एक कम उम्र का ऐसा क्रांतिकारी भी था जो जलियांवाला बाग पहुंचता है। वहां की खून से सनी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लेकर इस कत्लेआम का बदला लेने की कसम खाता है। वो 21 सालों तक बदले की आग में जलता रहा और जब मौका हाथ लगा तो उसने अंग्रेजों की धरती पर इस नरसंहार के जिम्मेदार एक अंग्रेज अफसर को मारकर इसका बदला ले लिया। It was the day of Baisakhi and a considerable non-violent crowd had gathered in the Jallianwala Bagh. डायर ने बिना किसी चेतावनी के चिल्लाकर आदेश दिया, फायर। Colonel Reginald Dyer opened fire at innocent Indians in Jallianwala Bagh, Amritsar. It is the story of the brutal, cold-blooded murder of 500 to 600 people at the hands of the imperialist British Raj. वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लागू करती है ताकि युद्ध के समय में भारत में उनकी हुकूमत के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को आसानी से दबाया जा सके। इस कानून के तहत पुलिस को बेइंतहा पावर मिल गई थी। बिना सबूत और ट्रायल के किसी को भी गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता था। किसी के भी भाषण या आंदोलन को रोका जा सकता था। इस एक्ट के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन अंग्रेजों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 साल बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के कड़े प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा कुछ नहीं करते। उल्टा वो भारतीयों की उम्मीदों को कुचलते हुए सिडनी रॉलेट कमेटी की सिफारिशों पर इन प्रतिबंधों को स्थायी कर देते हैं। इसके बाद फरवरी 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रॉलेट एक्ट नामक एक कानून पेश किया जाता है। इसके प्रोविजंस को पढ़कर वहां मौजूद इंडियन मेंबर्स इसका जोरदार विरोध करते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स पर इसका कोई असर नहीं होता है और 18 मार्च 1919 को इस कानून को जबरन लागू कर दिया जाता है। इस कानून के तहत सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। पुलिस बिना वारंट के किसी के भी घर में घुसकर तलाशी ले सकती थी। कोई भी क्रांतिकारी गतिविधि होने पर बिना जूरी के मुकदमा चलाया जा सकता था। साथ ही अखबारों पर पाबंदियां लगा दी गई और पब्लिक गैदरिंग्स पर भी रोक लग गई। यानी ये कानून सिर्फ भारतीयों की आवाज को कुचलने के लिए बना था। अंग्रेज एक ऐसा भय का माहौल बनाना चाहते थे कि कोई हिंदुस्तानी उनके खिलाफ बगावत करने की हिमाकत ना कर सके। भारत के फ्रीडम फाइटर्स अंग्रेजों की इस मंशा को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। कानून पास होते ही देश भर में हंगामा मच गया। हर जगह इसके खिलाफ विद्रोह होने लगे। किसी ने इसे काला कानून कहा तो किसी ने नो अपील, नो दलील, नो वकील वाला कानून करार दिया।
गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। उन्होंने कानून के पास होने के 3 हफ्ते बाद 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की, जिसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्हें राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, डॉक्टर M.A. अंसारी, स्वामी श्रद्धानंदा और हसन इमान जैसे बड़े नेताओं का भी समर्थन मिला। बड़े बड़े नेताओं के सुर से सुर मिलाते हुए आम लोग भी इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, हड़ताल होने लगी, दुकानें बंद हो गई, लोगों ने काम पर जाना बंद कर दिया। जगह जगह इस कानून के खिलाफ सभाएं आयोजित की जाने लगी। स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया। इससे देश में लगभग बंद जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अंग्रेजों को भारतीयों का यह विरोध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर पंजाब में वो हुआ जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी के दिन हिंदू और मुस्लिम एक साथ एक बड़े जुलूस में उतरे। मुस्लिमों ने इस दौरान तुर्की सैनिकों की तरह लिबास पहन रखा था। इतने बड़े लेवल पर हिंदू और मुस्लिमों की एकता देखकर अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। पंजाब में कांग्रेस के 2 बड़े नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। इसलिए अगले ही दिन 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इसी बीच गांधी जी ने भी पंजाब के हालात का जायजा लेने के लिए मुंबई से पंजाब आने का फैसला किया। इस खबर को सुनकर ब्रिटिशर्स ने उनके पंजाब में घुसने पर रोक लगा दी, लेकिन गांधी जी इस पाबंदी को नजरअंदाज करते हुए ट्रेन से पंजाब के लिए निकल पड़े। जैसे ही उनकी ट्रेन दिल्ली के पास पलवल रेलवे स्टेशन पहुंची, अंग्रेजों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। 2 दिन के भीतर 3 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में विद्रोह और भी भड़क उठा। 10 अप्रैल को ही अपने नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर करीब 50,000 लोगों ने सिविल लाइंस तक एक विशाल मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की अंग्रेजी सैनिकों से मुठभेड़ भी हुई। सैनिकों ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग शुरू कर दी, जिससे गुस्से में आकर प्रोटेस्टर्स ने भी कई अंग्रेजों की जान ले ली और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। गुस्साई भीड़ जब शहर वापस लौटी तो उसने रास्ते में एक अंग्रेज मिशनरी टीचर मिस मार्सेला शेरवुड को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। वो बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन किसी तरह पास के कुछ लोकल लोगों ने उन्हें बचाकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। ब्रिटिश सरकार लोगों के बढ़ते विद्रोह से आग बबूला हो गई। उसी दिन जालंधर में तैनात जनरल डायर को इन हिंसक घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए तुरंत अमृतसर पहुंचने का आदेश दिया गया। अमृतसर में भारी संख्या में आर्मी की तैनाती कर दी गई और पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ ने पंजाब की स्थिति को और भी नाजुक बना दिया। अब अमृतसर एक आग के ढेर पर बैठा हुआ शहर था। लोग गुस्से में थे और अंग्रेज हिंसा पर उतारू थे। 2 दिन बाद बैसाखी का त्योहार आने वाला था। अमृतसर के लोग इस अवसर पर जलियांवाला बाग में इकट्ठा होकर एक शांतिपूर्ण सभा करने का फैसला करते हैं। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी वहां लोगों का आना जारी रहा और दोपहर तक उनकी संख्या लगभग 15,000 तक पहुंच गई। इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर अपने परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे, लेकिन जब उन्हें शांतिपूर्ण सभा की खबर मिली तो वो भी जलियांवाला बाग पहुंच गए। जलियांवाला बाग अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के बेहद करीब 6.5 एकड़ में फैला एक पब्लिक गार्डन है, जो चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। उस समय जलियांवाला बाग के अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक नैरो रास्ता था। यहाँ एक कुआं भी था जिससे राहगीर अपनी प्यास बुझाते थे। कुएं के आसपास काफी लोग बैठे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ ही पलों में ये कुआं उनकी मौत की गवाही बनने वाला है। उस समय रॉलेट एक्ट के तहत पब्लिक गैदरिंग कानूनी जुर्म था और मार्शल लॉ के बाद अंग्रेज सरकार इसे सख्ती से लागू करवा रही थी। जैसे ही इतने लोगों की एक साथ इकट्ठा होने की खबर जनरल डायर तक पहुंची, वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसकी आंखों में हिंदुस्तानियों के प्रति नफरत की आग सुलग उठी। वो तुरंत अपने 90 हथियारबंद सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग की ओर कूच कर गया। कुछ देर बाद जब जलियांवाला बाग में लोग शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें अपने ऊपर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक हवाई जहाज बाग के ऊपर नीची उड़ान भरते हुए चक्कर काट रहा था। डायर ने यह हवाई जहाज वहां मौजूद लोगों की संख्या जानने के लिए तैनात किया था, लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक जनरल डायर भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। यहां पहुंचने के साथ ही उसने एग्जिट गेट को बंद करवा दिया। जनरल डायर के इस आदेश से अब जलियांवाला बाग एक विशाल पिंजरे
नजारे में तब्दील हो चुका था, जहां अब से कुछ देर बाद मौत का एक भयानक खेल खेला जाना था। जहां 40 सिपाही बाग के बाहर तैनात थे, तो वही अंदर 25 गोरखा और 25 बलूच सैनिकों में से आधों ने बैठकर और आधों ने खड़े होकर पोजीशन ले ली। इसके बाद डायर ने लोगों को चेतावनी देना भी जरूरी नहीं समझा और बिना एक सेकंड गवाए उसने अपने सिपाहियों को निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने बिना झिझक के उसके आदेश का पालन किया। पल भर में जलियांवाला बाग गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अचानक हुए इस हमले ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। कुछ ही पलों में वहां चीख पुकार और हाहाकार मच गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन चारों ओर ऊंची दीवारें थीं जिन पर अंग्रेजी दरिंदे तैनात थे, जिससे उन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। चारों तरफ लोग मरकर और घायल होकर गिरने लगे। घुटने के बल बैठे हुए सैनिक चुन चुन कर निशाना लगा रहे थे। डायर ने हुक्म दिया कि वो अपनी बंदूकें रीलोड करे और उस तरफ फायरिंग करे जिधर सबसे ज्यादा भीड़ है। किसी की आंख में गोली लगी तो किसी की आंतड़ियां बाहर आ गई। लोग डर कर हर दिशा में भागने लगे, लेकिन उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। लोग संकरी गली के एंट्री गेट पर जमा होकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन डायर के सैनिक उन पर भी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे, जिससे वहां पर भी लाशें गिरने लगी और एक के ऊपर एक 10 से 12 शवों का अंबार लगता चला गया। वहां हवा में केवल लोगों के भागने की वजह से पैदा हुई धूल और उनके शरीर में लगी गोली की वजह से निकला खून था। लेकिन डायर के दिल में ना कोई दया थी, ना कोई पछतावा। उसका सिर्फ एक मकसद था, बेरहमी से हिंदुस्तानियों की जान लेकर उन्हें सबक सिखाना। गोलियों की गड़गड़ाहट ने शांतिपूर्ण सभा को खून से भर दिया था। भयंकर अफरा तफरी मची हुई थी। गोलियों की बौछार से बचने के लिए जिसे जहां जगह मिली वो वहां छिपने की कोशिश कर रहा था। घबराए लोगों ने जान बचाने के लिए कुएं में भी छलांग लगाना शुरू कर दिया, लेकिन कुएं में कूदना भी उनके लिए मौत से बचने का रास्ता नहीं था। आखिर वो कब तक तैर पाते? दम घुटने से उनकी मौत होने लगी और जल्दी ही ये कुआं मौत का कुआं बन गया। देखते ही देखते कुआं 100 से भी ज्यादा लाशों से पट गया। लेकिन डायर की क्रूरता थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी क्रूर आंखें खून से रंगे जलियांवाला बाग को देखती रही, मानो वह निर्दोष लोगों की लाशों का उत्सव मना रहा हो। डायर के एक साथी अफसर ने उसकी कमीज को हिलाया कि अब बहुत हो चुका, इस मौत के खेल को रोक दो, लेकिन डायर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। गोलियां चलना बस तब रुकती जब सैनिकों को अपनी राइफलें फिर से लोड करनी होती। डायर खुद दौड़ दौड़ कर उस तरफ फायरिंग करने का हुक्म दे रहा था जहां ज्यादा लोग जमा थे। लोग चाहे पीपल के तने के पीछे छिपने की कोशिश करते या दीवार को लांघ कर जान बचाने की कोशिश करते, बंदूकों की नालें डायर के हुक्म पर उनकी तरफ मुड़ जाती और फौरन गोली बंदूक से निकलकर उनकी जान ले लेती। हर गोली के साथ किसी का सीना फटता, किसी का सिर चूर चूर हो जाता तो किसी का शरीर छलनी हो जाता। मासूम और बेगुनाह लोग गोली खाकर जमीन पर गिर पड़ते और फिर कभी नहीं उठते। बाग की धरती खून से लथपथ हो गई थी। भगदड़ के कारण सैकड़ों लोग भागते लोगों के पैरों के नीचे आ गए और कुचलकर अपनी जान गंवा बैठे। 10 मिनट तक बाग में मौत का तांडव बदस्तूर चलता रहा। डायर ने फायरिंग तब रोकी जब उसको लगा कि सैनिकों के पास बहुत कम गोलियां बची हैं। इस दौरान पूरे 1650 राउंड गोलियां दागी गई, जिनके निशाने पर आकर करीब 1000 बेगुनाह लोग मारे जा चुके थे, जबकि 2000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल होकर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। एक लोकल डॉक्टर का 13 साल का बेटा मदन मोहू अपने दोस्तों के साथ खेलने रोज जलियांवाला बाग जाया करता था। इस गोलीबारी में गोली उसकी खोपड़ी पर जाकर लगी और वो मासूम अपनी जिंदगी खो बैठा। ऐसे सैकड़ों बच्चे डायर की क्रूरता का शिकार हो गए थे। कितने बच्चे ऐसे थे जो केवल 5 या 6 महीने के थे, जिन्हें चलना भी नहीं आता था। वो मासूम भी अपने पिता, चाचा या दादा के साथ अपनी जिंदगी गंवा बैठे थे। जैसे ही फायरिंग रोकने का आदेश दिया गया, सैनिक उतनी ही तेजी से बाहर चले गए जिस तेजी से वो अंदर आए थे। डायर ने एक नजर उस खूनी मंजर पर डाली, जैसे वो अपने किए का जायजा ले रहा हो। फिर वो उछलकर अपनी गाड़ी में बैठा और रामबाग की ओर बढ़ गया। उसके सैनिक, जिनके हाथ अभी भी निर्दोषों के खून से सने थे, उसके पीछे पैदल तेजी से मार्च करते हुए चल पड़े। डायर शाम 6:30 बजे के आसपास अपने कैंप पहुंचा और उसने पूरे शहर की बिजली और पानी को कटवा दिया। पूरी रात जलियांवाला बाग में घायल लोगों को भी कोई डॉक्टरी सहायता नहीं दी गई, न ही लोगों को अपने मृतकों और घायलों को मैदान से बाहर ले जाने की इजाजत थी। शहर में पूरी तरह एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। जलियांवाला बाग के घायल धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे और पूरा शहर मौत के इस खेल का मूक गवाह बना हुआ था।
रात 10 बजे डायर ने शहर का एक बार फिर दौरा किया, ये देखने के लिए कि लोगों के घर से बाहर ना निकलने के उसके आदेश का पालन हो रहा है या नहीं। आखिर इससे ज्यादा क्रूरता की बात और क्या हो सकती थी कि बाग में घायल लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे, लेकिन उनके अपने भी उनकी मदद करने के लिए बाहर तक नहीं आ सकते थे। लेकिन किसी तरह रतन देवी हिम्मत करके अपने पति को ढूंढते हुए जलियांवाला बाग आ जाती है। उनका घर बाग के नजदीक था और उन्होंने गोलियों की आवाज को भी सुना था, इसलिए वो अंधेरे में छिपते छिपाते बदहवासी में दौड़ती हुई बाग आ पहुंची। वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ लाशों का अंबार लगा हुआ था, हर तरफ खून ही खून था। लोग अपनों की तलाश में बिखरे पड़े थे। उनकी आंखें बेसब्री से अपने पति को खोज रही थी। लाशों को हटाते हटाते अचानक उनकी नजर अपने पति के मरे हुए शरीर पर पड़ी। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। रतन देवी की दुनिया एक झटके में उजड़ चुकी थी। उन्होंने अपने मृत पति के सिर को अपनी गोद में लिटाकर पूरी रात वही बिता दी। उन्होंने एक हाथ में डंडा पकड़ रखा था ताकि खून की बू सूंघकर वहां पहुंचने वाले जंगली जानवर उनके पति की लाश को खा ना जाए। इसी बीच उनकी नजर एक 12 साल के लड़के पर पड़ी जो पास ही घायल पड़ा था। उसके शरीर से खून बह रहा था। रतन देवी ने कांपते हुए पूछा, बेटा तुझे कोई कपड़ा उड़ा दूं? लड़के ने दर्द भरी आवाज में कहा, नहीं, बस मुझे छोड़कर मत जाना। रतन देवी की आंखें भर आई। थोड़ी देर बाद लड़के ने कांपते हुए कहा, मुझे पानी चाहिए। रतन देवी ने इधर उधर देखा, लेकिन बाग में अब पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं बचा था। जो कुआं था वो लाशों से भरकर खून से लाल हो चुका था। उन्होंने लड़के का हाथ थामे रखा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी और फिर एकदम शांत हो गई। ना जाने उस रात ऐसी कितनी दिल दहला देने वाली घटनाएं हुई जो उसी मौत और दर्द की सिसकियों के बीच हमेशा हमेशा के लिए दब कर रह गई। ये नरसंहार इतिहास में ब्रिटिश राज के सबसे काले अध्यायों में से एक बन गया। अंग्रेजों की क्रूरता सिर्फ जलियांवाला बाग में मौत बरसाने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने इस भीषण नरसंहार के आंकड़ों को भी छिपाने की घिनौनी कोशिश की। वो इतने निर्मम और बेशर्म थे कि उन्होंने मौत का असली हिसाब तक दबा दिया। पंजाब के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओडॉयर ने अपने सरकारी बयान में इस भयानक हत्याकांड में केवल 379 लोगों के मारे जाने और 1200 लोगों के घायल होने का दावा किया, लेकिन ये आंकड़ा हकीकत के आसपास भी नहीं था। अंग्रेजों ने इस मैसेकर की खबर को दबाने के लिए हर संभव कोशिश की। ब्रिटिश सरकार ने अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी, टेलीग्राफ पर निगरानी बिठा दी और अमृतसर से बाहर किसी भी तरह की सूचना को लीक होने से रोकने की कोशिश की। लेकिन सच को कब तक रोका जा सकता था? धीरे धीरे ये खबर पूरे देश में फैलने लगी। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस नरसंहार ने भारतीयों के दिलों में खौफ नहीं बल्कि आजादी के लिए मर मिटने का जज्बा जगा दिया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे गूंजने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने इन विरोधों को भी कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस नरसंहार की खबर जब देश से बाहर निकली तो फॉरेन मीडिया ने भी इसे खूब कवर किया, जिसने अंग्रेजों के घिनौने और अमानवीय चेहरे को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। ब्रिटिश सरकार जो खुद को सभ्यता और न्याय का रक्षक बताती थी, अचानक दुनिया के सामने कटघरे में खड़ी हो गई। ब्रिटेन में भी इसकी निंदा होने लगी। चर्चिल और H.H. एस्क्विथ ने भी इस मैसेकर को ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्रिटिसाइज किया। चर्चिल ने इसे अनटरेबली मॉन्स्टरस कहा, जबकि एस्क्विथ ने इसे इतिहास का वर्स्ट एंड मोस्ट ड्रेडफुल आउटरेज कहा। चारों तरफ हो रही आलोचना के बावजूद पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडॉयर ने जनरल डायर की खुलकर तारीफ की और उसके इस काम को सही करार दिया। ब्रिटिश अधिकारियों का रवैया देखकर यह साफ था कि उन्हें इस नरसंहार का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो इसके बाद भी अपने गुरूर में चूर थे। इस नरसंहार के विरोध में जब लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी थी, तब लाहौर के कमिश्नर और जनरल डायर ने लोकल लोगों को यह कहकर धमकाया कि अगर उन्होंने अपनी दुकानें नहीं खोली तो उन्हें भी गोली मार दी जाएगी। लेकिन ऐसी धमकियों के बावजूद इस मैसेकर के 2 दिन बाद 15 अप्रैल 1919 को पंजाब के गुजरनवाला में इस नरसंहार के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। देखते ही देखते ये विरोध इतना बढ़ गया कि इसे रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने एयरक्राफ्ट तक का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के इस मुठभेड़ में एक बार फिर से 12 बेगुनाह लोग मारे गए, जबकि 27 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन ब्रिटिश सरकार की क्रूरता यही नहीं रुकी। अंग्रेजों ने उसी दिन एक बार फिर से पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट्स लाहौर, अमृतसर, गुजरनवाला, गुजरात और लैलपुर में मार्शल लॉ लगा दिया। हालात इतने खराब हो गए कि वायसरॉय को तत्काल मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया, यानी किसी को भी बिना सुनवाई के सजा दी जा सकती थी।
इसके बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज ने जनरल डायर के समर्थन में इंसानियत की सारी सीमाएं लांघ दी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर को प्रेस करते हुए उसे एक इंस्क्राइब तलवार भेंट की और उसे सेवियर ऑफ द पंजाब की संज्ञा दी। इतना ही नहीं, डायर के समर्थन में बेनिफिट फंड की शुरुआत की गई, जिसमें 26,000 पाउंड से ज्यादा की रकम इकट्ठा की गई। हैरानी की बात यह थी कि जंगल बुक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने भी इसमें 10 पाउंड का योगदान दिया। लेकिन इस बीच भारतीयों का विद्रोह भी जारी था। ये विरोध सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन सम्मान और उपाधियों को भी ठुकरा दिया गया जो अंग्रेजों ने उन्हें दिए थे। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों से मिली अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, जबकि गांधी जी ने इस घटना के विरोध में अंग्रेजों से मिली केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो उपाधि त्यागने के साथ साथ इसके विरोध में वायसरॉय को एक कड़ा पत्र भी लिखा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसे किसी भी अखबार में छपने नहीं दिया। विरोध में सर शंकरन नायर, जो ब्रिटिश वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एकमात्र भारतीय सदस्य थे, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा अंग्रेजी हुकूमत के अंडर काम करने वाले और भी कई छोटे बड़े अधिकारियों ने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। मोतीलाल नेहरू समेत देश के सब बड़े नेताओं ने जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमकर घेरना शुरू कर दिया। इस तरह देश और दुनिया में हो रहे भारी विरोध के बाद आखिरकार ब्रिटिश सरकार को कदम उठाने पड़े। 14 अक्टूबर 1919 को इस मैसेकर की जांच के लिए डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ। इस कमीशन की अध्यक्षता लॉर्ड विलियम हंटर ने की थी, इसलिए इसे हंटर कमीशन के नाम से भी जाना गया। इस कमीशन में करीब 20 मेंबर्स थे, जिनमें कुछ भारतीय भी शामिल थे। हफ्तों तक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। फिर 19 नवंबर 1919 को जनरल डायर हंटर कमीशन के सामने पेश हुआ। इतना कुछ हो जाने के बावजूद उसे जरा सा भी पछतावा नहीं था और वो अपने घिनौने काम को सही ठहराता रहा। लेकिन हंटर कमीशन ने उसे दोषी मानते हुए अपनी रिपोर्ट में उसे बेनकाब कर दिया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डायर ने अपनी पावर का मिसयूज किया था। उस दिन भारतीय लोग ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करने के लिए कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे थे, बल्कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। वहां मौजूद लोग निर्दोष थे और इस नरसंहार ने भारत में ब्रिटिश रूल की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया है। कमीशन ने डायर को उसके पद से हटा दिया, लेकिन 1000 से ज्यादा लोगों की जान लेने के लिए उस पर कोई सीरियस पेनल्टीज नहीं लगाई। ब्रिटिश सरकार ने भले ही उसे बचा लिया, लेकिन कुदरत ने उसे नहीं छोड़ा। जलियांवाला बाग मैसेकर के ठीक 8 साल बाद 23 जुलाई 1927 को जनरल डायर की ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो गई। इस बीच एक ऐसा ब्रिटिश ऑफिसर भी था जिसे इस मैसेकर का असली मास्टरमाइंड माना जाता है, और हैरानी की बात यह थी कि उसे इसके लिए उसके पद से भी नहीं हटाया गया। यह अफसर कोई और नहीं बल्कि उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडॉयर था, जिसने कदम कदम पर इस हत्याकांड को उचित ठहराया था। उसकी नजर में भारत के लोग कीड़े मकोड़े के समान थे। उसका हमेशा से मानना था कि भारतीय लोगों में नस्लीय कमी है और वो कभी खुद शासन नहीं कर सकते। वो बहुत ही आसानी से इस हत्याकांड को उकसाने और सही ठहराने के बाद भी बचता जा रहा था। इसलिए 4 सितंबर 1920 को लाला लाजपत राय ने माइकल ओडॉयर के खिलाफ ब्रिटिश सरकार को एक 12 पॉइंट चार्जशीट सौंपी, जिसमें माइकल ओडॉयर को जलियांवाला बाग मैसेकर का असली खलनायक बताया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। 2 साल बाद 1922 में शंकरन नायर ने अपनी बुक गांधी एंड एनार्की में लिखा कि जलियांवाला बाग जैसी क्रूर घटनाओं के पीछे माइकल ओडॉयर का भी हाथ था। इस सच्चाई से बौखलाकर माइकल ओडॉयर ने शंकरन नायर पर डेफेमेशन का केस कर दिया और कोर्ट ने नायर को 500 पाउंड का हर्जाना भरने का आदेश दे दिया। इस तरह माइकल ओडॉयर को कभी भी उसके अपराधों के लिए आधिकारिक रूप से दोषी नहीं ठहराया गया। ब्रिटिश सरकार उसे बचाने की पूरी कोशिश करती रही और वो आराम से अपनी नौकरी पूरी करके इंग्लैंड लौट गया। इंग्लैंड पहुंचने के बाद भी वो वहां पब्लिक मीटिंग्स में जलियांवाला बाग मैसेकर को सही ठहराता रहा। ऐसे में भारत के कुछ ऐसे भी वीर सपूत थे जिन्होंने ठान लिया था कि भले ही अंग्रेज जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को कोई सजा ना दे, पर वो खुद उनकी हत्या करके इसका बदला लेंगे। इनमें से एक थे शहीद-ए-आजम भगत सिंह, जिनकी वीरता की कहानियां पूरे भारत में प्रचलित है। उस समय भगत सिंह केवल 12 साल के थे। उन्होंने जैसे ही इस घटना के बारे में सुना, वो पैदल ही जलियांवाला बाग पहुंचे। वहां उन्होंने खून से सनी हुई मिट्टी उठाई और कसम खाई कि वो अंग्रेजी हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंकेंगे। आगे उन्होंने अपने हिस्से का काम भी किया और इतिहास के पन्नों पर अमर हो गए। लेकिन इसी बीच एक और वीर सपूत थे जो जलियांवाला बाग के दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प ले चुके थे।
उनका नाम था सरदार उधम सिंह। उन्होंने भी हत्याकांड के बाद जलियांवाला बाग की खून से सनी हुई मिट्टी उठाकर कसम खाई थी कि वो इस हत्याकांड के सबसे बड़े दोषी माइकल ओडवायर को मौत के घाट उतारकर इसका बदला लेंगे। लेकिन काफी सालों तक उन्हें उसे मारने का मौका हाथ नहीं लग सका, इसलिए वो साल 1934 में ब्रिटेन पहुंच गए और माइकल ओडवायर की हत्या का सही मौका तलाशते रहे। उनकी तलाश जलियांवाला बाग मैसेकर के 21 साल बाद 1940 में जाकर पूरी हुई। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में, जहां माइकल ओडवायर चीफ गेस्ट बनकर आया था, वहां अंग्रेजों की भारी भीड़ के बीच सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडवायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की जान का बदला ले लिया। जलियांवाला बाग मैसेकर ने भारत की आजादी की लड़ाई को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस क्रांति की चिंगारी ने हर भारतीय के दिल में ऐसा जोश भर दिया कि आखिरकार 1947 में उन्होंने अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आजादी के बाद 1951 में जलियांवाला बाग में भारत सरकार द्वारा इस हत्याकांड में जान गंवाने वाले लोगों की याद में एक स्मारक स्थापित किया गया। ये स्मारक संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे ना जाने कितने उधम सिंह, भगत सिंह और लाखों भारतीयों का बलिदान छिपा है।